नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर का क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चन बैंक किसके द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आता है। इसमें सेट 6 के साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और साइंस का वीडियो में थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि हमने बहुत डिटेल में सब चीज़ ऐड किया है। और टेलीग्राम और यूट्यूब पे हमने क्विज कराया था, जिसमें 86 और 83% लोगों ने बोला कि हाँ, साइंस और जीके जीएस का अलग डिस्कशन कराइए। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाइएगा, क्योंकि साइंस और जीके का क्वेश्चन अलग अलग कराएं तो क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है। जैसे पूछ रहा है, बैगनी प्रकाश के लैम्बडा का परास नैनोमीटर में है। परास मतलब क्या होता है, रेंज होता है। सबसे पहले ये देखिए क्या होता है, रेंज होता है। ठीक, तो लैम्बडा यानी बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य का रेंज पूछ रहा है। तो यह होता है 380 से 450 नैनोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो रे होता है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे। ठीक है, विजिबल है, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, यहाँ पे रेडियो वेव होगा, रेडियो वेव। इन सब का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नीचे अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे अगर गामा रे से पूछे तो -10 × -11 से पहले तक गामा रे क्या होता है, वेवलेंथ। अगर -10 × -11 से लेकर 10 × -8 तक एक्स रे का होता है। 10 × -8 से 10 × -7 तक अल्ट्रा वायलेट रे का होता है। और 10 × -7 से 10 × -6 तक विजिबल रे का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 तक इंफ्रारेड का होता है। और 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻1 तक माइक्रोवेव का होता है। और 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻3 तक किसका, माफ कीजिएगा, 10⁻3 तक, +3 तक ये रेडियो वेव का वेवलेंथ होता है। ओके, तो हम लोग को जो बैगनी कलर है, जो बैगनी कलर होता है, जो 6 कलर आता है। ठीक है, कलर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, VI B, ठीक है, GYOR। ठीक है, ये कितने कलर होता है, ये टोटल 7 कलर होता है, जो हमारे सूर्य में भी होता है। V से मतलब क्या होता है, वायलेट होता है। VIOLET, वायलेट मतलब बैगनी। E मतलब इंडिका होता है। B मतलब ब्लू होता है। G मतलब ग्रीन होता है। Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, और R मतलब रेड होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये हो गया। तो अब चलिए, अब हम लोग को ये यहाँ पे देखना है कि जो जो यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, इसका कितना कितना वेवलेंथ है। जैसे अगर आप देखेंगे जो विबजियोर है, इसमें ये 7 कलर आते हैं। तो इस 7 कलर में अगर आप बैगनी को देखेंगे तो बैगनी कलर यहाँ, यानी जो वायलेट जो क्वेश्चन ने पूछा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी 4 से आगे तक है। तो यह 4.5 के आसपास है। ठीक है, 4.5 से लेकर 4 से लेकर 4.5 तक। तो इसके पहले भी थोड़ा बहुत होता है। तो यह 380 से लेकर 400 तक इसका वेवलेंथ माना जाता है बैगनी कलर का। अगर वहीं आपसे पूछेगा बैगनी कलर का लाल रंग का कितना है, तो लाल रंग एग्जैक्ट जो लाल लाल रंग है, यह लाल रंग कितना है, यहाँ से 740 से लेकर 750 से लेकर कहाँ से कितना तक है, 625 से। ठीक है, यहाँ पे 600 है, तो अप्रोक्स यहाँ से देख सकते हैं 625 जो है, यहाँ से लेकर और यहाँ से यहाँ तक किसका होता है, यह होता है किसका, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है। नारंगी रंग का कितना होता है, 590 से लेकर कितना होता है, यहाँ तक 590 से लेकर कितना होता है, 590 से लेकर 625 तक या किसका होता है, नारंगी रंग का होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि ये जो हम मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि अगर जो आगे एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में तो फिगर तो नहीं रहेगा, आपके दिमाग में वैल्यू रहेगा, क्योंकि फिगर में कुछ ज़्यादा डिटेल दिया नहीं हुआ है। तो हम वैल्यू ही याद कर लेते हैं, वैल्यू जो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा। अगर आपसे पूछेगा तो बैगनी कलर का है, अगर आपसे लाल कलर का पूछेगा तो लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह 625 से लेकर 740 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, 740 नैनोमीटर तक होता है। अगर आपसे नारंगी कलर का पूछेगा, नारंगी कलर का, तो नारंगी कलर का होता है कब से, 590 नैनोमीटर से लेकर 625 नैनोमीटर तक होता है नारंगी कलर का। अगर वहीं गामा रे का पूछेगा तो गामा रे का यहाँ पे देख लीजिए 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻−10 या -11 तक होता है गामा रे का। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब होता है किसका, तरंगदैर्ध्य जिसका। ये 2 का याद रखिएगा, 2 बहुत एग्जाम में आता है। बाकी इसमें आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, बाकी ये डिटेल हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी का जांच करने के लिए, देखने के लिए प्रकाश तंतु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रकाश का जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें, ये चीज याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, तो शरीर के अंदर ये जो यहाँ पे सीरा एक होता है, इसमें कैमरा भी होता है, कैमरा भी होता है और बल्ब भी होता है। लाइट और कैमरा दोनों होता है, ये शरीर के अंदर भेजा जाता है। और शरीर के अंदर का जो भी पार्ट्स है उसको एक मॉनिटर से कनेक्ट रहता है और मॉनिटर में इसको दिखाया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, शरीर के अंदर जो है प्रकाशीय तंतु जाता है और हमारे शरीर के जो भी पार्ट है उसको दिखाया जाता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में इंडोस्कोपिक बोलते हैं। जब आपके पेट वगैरह में खराब होगा, अगर
मुंह से ब्लड वगैरह आता है तो आपका इंडोस्कोपी किया जाता है, ताकि अंदर शरीर के अंदर पेट वगैरह में जाके दिया जाता है कि कहाँ से ब्लड लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी। नेक्स्ट हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य एफ और उनके मध्य का दूरी आर है, तो उनके बीच का रिश्ता क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ और आर की बात किया जा रहा है। देखिए, जब कोई भी दो चार्ज रहेगा, दो वस्तु रहेगा जिसका चार्ज सेम रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो क्या करेगा, वह एक दूसरे को हटाएगा। तो एक दूसरे को जब हटाएगा, एक दूसरे को दूर करेगा, तो वह एक दूसरे से दूर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आर जो होगा, आर जो होगा क्या होगा, आर इसमें बढ़ेगा, और एफ क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, क्योंकि वो तो दूर कर रहा है तो फोर्स कम लगेगा और आर इसमें बढ़ेगा। लेकिन वहीं जब अलग अलग चार्ज रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा, तो वह एक दूसरे के साथ नजदीक लाएगा अपने फोर्स से, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, एक दूसरे के नजदीक लाएगा, तो फोर्स बढ़ेगा तभी तो एक दूसरे के नजदीक लाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर का मान क्या होगा, घटेगा। तो यह जो इसका फॉर्मूला होता है, एफ बराबर के कांस्टेंट Q1 इंटू Q2, जो इसका वेट होगा और इसका वेट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों का तो दूरी होगा। ठीक है, दोनों द्वारा जब एक दूसरे से आएगा तो दोनों के द्वारा दूरी तय किया जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इसलिए लिख देते हैं। तो एफ जो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही इसका रिलेशन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा अगर हम लोग वसा के जलीय अपघटन करते हैं तो उसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वसा जो होता है 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा में कितने एनर्जी मिलता है, 9.3 किलो कैलोरी हम लोग को एनर्जी मिलता है। और एक वयस्क मनुष्य के लिए, एक वयस्क व्यक्ति के लिए वसा से कितना एनर्जी मिलना चाहिए, 20 से 30% जो ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए वो वसा से होना चाहिए, तभी वो शरीर सही रहेगा। जो हम लोग का खाद्य पदार्थ है उसमें छह, जो हम लोग को खाने वाला चीज है उसमें 6 पदार्थ होना महत्वपूर्ण है, और 6 पदार्थ एग्जाम में आता है। कौन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन, वसा होता है, ठीक है, खनिज होता है यानी मिनरल होता है, खनिज और लवण होता है, और जल होता है। ये 6 चीज तत्व पदार्थ जो है हमारे खाने वाले चीज में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो वसा होता है, वसा जो होता है यह 20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है यानी ठोस अवस्था में रहता है। नेक्स्ट हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बीच में जीके का क्वेश्चन था, अब साइंस का क्वेश्चन डायरेक्ट 62 नंबर है। बोल रहा है मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ समान है, इसका आयाम क्या होगा, आयाम पूछा जा रहा है, इसका आयाम आपको बताना है। ठीक है, इसका आयाम बताना है, आयाम मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट बताना है, यानी इसका जो है यह लेंथ बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए जो होता है गति के नियम होता है, जिसमें प्रारंभ यू जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, और जो ए होता है यह त्वरण यानी एसिलरेशन होता है, और वस्तु द्वारा जो तय की गई वस्तु द्वारा जो एस है जो वह दूरी द्वारा तय की गई दूरी है, टी समय होता है, और भी जो होता है वह अंतिम वेग बनाता है। तो इसमें 3 नियम आपको याद रखना है। एक याद रखना है, भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यूटी प्लस ए टी स्क्वायर बाई हाफ या हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as। ओके, तो चलिए अभी इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट नंबर नियम होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, यह क्या बताता है, ये आपको विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या हुआ, विस्थापन यानी जो विस्थापन और समय का क्या बताता है, विस्थापन और समय का यह डिफरेंस बताता है। ठीक है, विस्थापन और समय का यह क्या बताता है, यह डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो ये विस्थापन और समय का डिफरेंस बताते हैं। तो यहाँ पे ए आपको लिखना है क्या, वेग, सॉरी माफ कीजिएगा, वेग, यहाँ पे वेलोसिटी ना है, वेग, और टी यहाँ पे समय का डिफरेंस बताता है। तो वेग और समय का यह क्या बताता है, संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, रिलेशन भी किसका, वेग और समय का बताता है। तो जब वेग और समय का रिलेशन बताएगा इसमें, तो यह, ठीक है, ए हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वी एस बराबर यू टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इसमें क्या हो गया, एस क्या हो गया, तो एस तो विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस विस्थापन, तो ए विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन प्लस समय का यह क्या बताता है, विस्थापन प्लस समय का संबंध बताता है, विस्थापन प्लस किसका, समय का संबंध बताता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें समय और विस्थापन की बात की गई। तो विस्थापन मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच जो दूरी हम लोग तय करते हैं उसको विस्थापन बोलते हैं। तो यानी विस्थापन क्या हुआ, दूरी हुआ, तो दूरी मतलब मीटर, यानी इसका जो होता है वह एल डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका आयाम क्या होता है, एल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी। ठीक है, जिसको हम लोग विस्थापन भी बोलेंगे।
यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 है। इसमें एस विस्थापन भी है, इसमें प्रारंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी है। तो ये जो होता है वेग विस्थापन, वेग और विस्थापन का यह संबंध बताता है। किसका? वेग विस्थापन का यह क्या बताता है? संबंध बताता है। ये आप याद रखिएगा। एक बताता है वेग समय का फर्स्ट, सेकंड विस्थापन समय का, और थर्ड जो होता है वेग विस्थापन का, यह बीच संबंध बताते रहता है। नेक्स्ट हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पे लागू होते हैं। शाखीय भौतिकी के जो नियम है वह किन कणों पे लागू होते हैं? तो शाखीय भौतिकी के जो नियम है वह लागू होते हैं किस पे? 10⁻⁻6 मीटर से जो छोटे कण होते हैं उस पे लागू होते हैं। और एक और क्वांटम भौतिकी के नियम किस पे लागू होते हैं? क्वांटम भौतिकी के नियम उस पे लागू होते हैं जो 10⁻⁹ मीटर के आसपास होता है, उस पे क्वांटम भौतिकी का रूल लागू होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके बीच क्या क्या होगा? सबसे पहले ये समझिए, कोई भी चीज अगर आप चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें घर्षण आवश्यक है। अगर घर्षण नहीं होगा तो मूव नहीं करेगा। तो जब भी कोई कार जो होगा वह किसी सड़क पर चलेगा, कार का ये पहिया है, जब ये सड़क पे चलेगा तो इसमें घर्षण होगा। तो जो घर्षण होगा यह इसके विपरीत दिशा में होता है। जो गति होता है, जो दिशा होता है, उस दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण होता है। तो इसमें जो होता है स्थैतिक घर्षण सर्वाधिक स्थैतिक घर्षण होता है। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण सर्वाधिक होता है और रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है। क्या होता है? रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण सबसे सर्वाधिक और रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है। बीच में जो होता है वो काइनेटिक घर्षण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है। ध्वनि की गति v, ध्वनि की गति u और माध्यम का p, घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है। इसके बीच रिलेशन बताना है। गति और घनत्व के बीच जो है ध्वनि की गति और उसके घनत्व के, कोई माध्यम में अगर जैसे कोई माध्यम है और उसमें कोई ध्वनि गति कर रही है तो ध्वनि का जो गति है उसका u, ध्वनि का गति जो है उसका, और जो घनत्व का जो है घनत्व है उसके बीच क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना था। इसके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर इसका घनत्व बढ़ेगा तो इसका चाल कम होगा, अगर मतलब गति कम हो जाएगा ध्वनि का। अगर घनत्व कम रहेगा तो ध्वनि का गति जो है वो बढ़ेगा। ये बताते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सॉलिड में, ठीक है, अगर आप कहीं कोई ऐसे चीज से जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है, अगर उसके अंदर से अगर आप साउंड को आप भेजेंगे तो फिक्स साउंड जो होगा उससे टकरा कर एक टाइम पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद साउंड जो है वो आगे नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा? घनत्व ज्यादा हो गया तो साउंड का जो गति है वो कम हो जाता है। इसी पे निर्भर करता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। एक 17 नंबर क्वेश्चन है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहणता के लिए सत्य है। क्या है? तो चुंबकीय सुग्रहणता क्या है? वह अधिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो लौह चुंबकीय तरंग है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो उसका चुंबकीय गुण है वो क्या होगा? जो है वह चुंबकीय गुण अधिक होगा। चुंबकत्व जो होता है वह जिसने खींचने की क्षमता जो होता है, जो चुंबक किसी चीज को अट्रैक्ट करता है वही उसका चुंबकत्व होता है। तो जो लौह चुंबकीय तरंग है उसके पदार्थ के लिए क्या होगा? उसका अधिक होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है? बिल्कुल नहीं। आवृत्ति में परिवर्तन आता है? नहीं, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या चेंज होता है ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेग और तरंग दैर्ध्य ये दोनों क्या होता है? ये दोनों चेंज होता है, ये दोनों परिवर्तन होता है। लेकिन जो आवृत्ति रहता है वह परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को क्या बताया गया? 83 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बात करना है क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, क्वांटम नंबर आप लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से। एटॉमिक नंबर में क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम नंबर के 2 मान संभव है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक +1/2 और एक -1/2, 2 मान संभव है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब ऊपर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन भरता है तो +1/2 होता है और नीचे की तरफ ऐसे होता है तो -1/2 होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। जो चक्रण क्वांटम जो क्वांटम नंबर होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो n का वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, नहीं तो 1 से कम होता है। जो मिथल क्वांटम नंबर जो होता है इसको I से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू SPDF पे डिपेंड करता है। इसका वैल्यू n-1, यानी जो n का वैल्यू आएगा किसी भी तत्व के लिए क्वांटम नंबर का वैल्यू जितना प्रिंसिपल नंबर होगा n का जो वैल्यू होगा उससे एक कम और फिर 0 से
1 से ज़्यादा या 1 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से ज़्यादा, 0 के i का जो वैल्यू होगा वह i का वैल्यू 0 के बराबर नहीं तो 0 से ज़्यादा होगा, नहीं तो n-1 से कम होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एस पी डी एफ सेल का भी मान दिया जाता है। एस के लिए 0 यूज किया जाता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 वैल्यू यूज किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन आपको बताता है, यानी जो ऑर्बिटल में कितना ओरिएंट किए हैं, कितना घूमे हैं, उसका ये नंबर बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, यह डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव साइन डिनोट करेगा +1/2, और नीचे की तरफ रहेगा तो -1/t डिनोट करेगा। तो ये चक्रीय जो क्वांटम नंबर होता है, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इसी को चक्रीय क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो इसका दो मान संभव है, प्लस और -1/2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। बोल रहे हैं एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र M4P4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। अब देखिए HPO4 है, जो HPO4 होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस पे -2 होता है। अगर इसके साथ कोई मेटल आ रहा है तो फिक्स है, उस मेटल पे क्या होगा, अगर +2 होगा तभी तो एक दोनों के साथ क्या करेगा, ये एक दोनों के साथ रिएक्शन करेगा और एक साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो MHPO4 ऐसे एक जो है वो एक क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। तो इसमें एम क्या है, एक मेटल का पूछ रहा है, तो अगर इस मेटल का क्लोराइड बनाएंगे तो फिक्स है एम पे +2 है, तो जो भी इसका इसके साथ जो क्लोराइड आएगा तो दो क्लोरीन आएगा तभी तो यहाँ पे 2 माइनस होगा और एक दूसरे के साथ बैलेंस करेगा, तो MCl2 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। किसमें sp संक्रमित कार्बन है, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखते हैं। देखिए एक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन जो चैप्टर है उससे ये लगभग 10 क्लास 12 क्लास का चैप्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर आप जो साइंस वगैरह अगर आप पढ़ेंगे इंटर वगैरह में तो 10-12 क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है। इसको हम लोग देखिए 10 सेकंड में कैसे कंप्लीट करते हैं और समझ में भी आएगा। सबसे पहले याद रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा होता है। तो अगर आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, सबसे पहले किसको, सिग्मा बॉन्ड को आपको काउंट करना है। कोई भी पूछे तो कहीं भी पूछे आपको सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 आएगा तो उसका जो होगा संकरित यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन एस होगा, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड का नंबर 2 आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसमें sp होगा हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसमें sp2 होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो उसमें sp3 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो sp किस में आएगा ये पूछ रहा है, CH4 लेते हैं। CH4 अगर लेंगे तो यहाँ पे कार्बन का एक यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 आया तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, यानी ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अब बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में इसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, फिर नीचे एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, फिर नीचे एक हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन जुटा हुआ है। अब इसमें क्या है, एक सिग्मा है डबल बॉन्ड में और एक पाई होता है, यहाँ भी एक सिग्मा और एक सिग्मा है। तो इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यानी ये जो कार्बन है इसका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस कार्बन का भी कितना, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, तो इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी का आप देखेंगे तो कार्बन के बीच यहाँ पे 3 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा होता है, इधर भी एक सिग्मा, इधर भी एक सिग्मा। तो इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, sp होता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें भी sp इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यानी CH और ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसका क्या हो जाएगा, sp इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बम होता है किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग दो चीज होता है, ठीक, दो चीज क्या होता है, जैसे आपको मान लेते हैं खेलने का मन हो, ठीक है भाई साहब, लेकिन आपको 1 घंटा खेलने का मन हो, तो जब 1 घंटा खेलने का मन हो आपको बिल्कुल बोला जाए नहीं बिल्कुल नहीं खेलना है, 1 सेकंड भी नहीं खेलना है, तो
वो जो आपका गुस्सा होगा बिल्कुल क्या होगा, हाइड्रोजन बम की तरह होगा, बिल्कुल आपके विपरीत वर्क हो रहा है, विपरीत विपरीत वर्क हो रहा है। तो होता क्या है, आपको पता है कि जब सेम चार्ज वाले को क्या होता है, एक दूसरे को सेम चार्ज वाले एक दूसरे को हटाते हैं, दूर हटाते हैं, यानी विकर्षित करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन का एक अणु लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का, और फिर हाइड्रोजन का ही एक अणु लेते हैं, हाइड्रोजन के दो अणु को जबरदस्ती हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो है हाइड्रोजन प्लस प्लस है, लेकिन ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती मिलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हीलियम का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, हीलियम का निर्माण हो जाता है, और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलता है, क्योंकि जब विपरीत काम होगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, एनर्जी निकलता है, और उसी से होता है बहुत लॉस होता है, यही हाइड्रोजन बम में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, यानी एक साथ जुड़ रहा है। अगर वहीं आपको ठीक है 1 घंटा खेलना, आपको बोला जाए जा बेटा आधा घंटा खेलने, तो आपका गुस्सा क्या होगा, थोड़ा कम होगा, यानी आपको उससे क्या किया जा रहा है, आपको उसके साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा खेलने का मन है, तो आपको उसके साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा 1 घंटा के बदले आधा घंटा खेलना दिया जाए, तो आपका गुस्सा क्या होगा, थोड़ा सा आएगा। तो वो होता है परमाणु बम। देखिए इसमें क्या होता है, परमाणु बम में क्या होता है, दो एटम लिया जाता है, और दोनों एक प्लस और एक माइनस होता है, और दोनों के क्या किया जाता है, एक साथ यहाँ पे जोड़ा जाता है, और जुड़ने के बाद होता है वो एक दूसरे के साथ टूटता है। ठीक है, जुड़ने के बाद टूटता है, तो एक दूसरे जो जो एक बड़ा परमाणु रहता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक बड़ा परमाणु रहता है, उस पर रिएक्शन करा के उसको दो भाग में तोड़ दिया जाता है। जब कोई भी पदार्थ है उसमें प्लस और माइनस होता है, तो प्लस और माइनस में टूट जाता है, तो उसी को तोड़ा जाता है, तो उसमें जो है उसमें एनर्जी निकलता है, उसमें भी अच्छा एनर्जी निकलता है, बहुत अमाउंट में एनर्जी निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन बम के कंपेयर में कम निकलता है। एक जो हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, यानी इसमें नाभिक को क्या होता है, इसके नाभिक को दो भाग में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन के नाभिक और इसमें एक दो हाइड्रोजन के नाभिक को एक साथ संलयन किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसलिए हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, यूएस के रहने वाले थे, इन्होंने खोजे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक आता है न्यूट्रॉन बम भी होता है। न्यूट्रॉन बम का खोज सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। किसको, कोहेन, सैमुअल कोहेन के द्वारा, एस कोहेन के द्वारा न्यूट्रॉन बम का खोज किया गया था। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 रहता है। देखिए जो भी होता है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पे हमेशा -1 होता है, आपको पता होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का ना ऑलवेज हर स्थिति में -1 होता है। क्लोरीन वगैरह का कभी प्लस हो जाता है, जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और +7 तक होता है। ठीक है, कैसे होता है, अब फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 ही होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इकलौता ये जो तत्व है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, और आयोडीन का जो ग्रुप है, इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो ग्रुप है, इसमें फ्लोरीन जो है एक इकलौता तत्व हो जाए, इकलौता तत्व जिसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। ठीक, बाकी इसका जैसे यहाँ पे प्लस बना के बताएं, आप तो जानते हैं क्लोरीन पे -1। ठीक है, देखिए हम बताते हैं, ClF3 एक कंपाउंड होता है, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन पे -1 होता है, क्लोरीन पे +3 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्लस में भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा माइनस होता है। नेक्स्ट हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। CO2 के 1 मोल में होते हैं, CO2 के 1 मोल में क्या होते हैं, तो देखिए यह कार्बन है और O2 है। यहाँ पे CO2 के 1 मोल है, 1 मोल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या है, 2 मोल है, ऑक्सीजन का 2 मोल है। तो 1 मोल 6 इंटू 10⁻23 जो होता है वह क्या होता है, एटम होता है। 6.6 इंटू 10⁻23 एटम होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 ओ ऑक्सीजन है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है ना, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, ओ परमाणु अगर ऐसे रहता तब ऑप्शन ए सही होता है। 18 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी नहीं होगा। CO2 के 3 ग्राम परमाणु है, नहीं, CO2 के 3 ग्राम नहीं परमाणु है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु है। कार्बन एटम कितना है, 1 ही मोल कार्बन है, और 1 मोल का 6 इंटू 10⁻23 होता है, तो कार्बन का एटम है इतना ही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है N2 + O2 ये जो है यह रिएक्शन है, तो NO के लिए क्या होगा, तो इसके लिए जो है Kc बराबर Kf होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो होता है Kc और Kf इक्वल होता है। Kc का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो है वह कांस्टेंट रहेगा, और इसके जो जो ये जो है, और रेट ऑफ
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होता है, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल होता है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये स्थिति लागू होता है। जब भी इस टाइप का एरो हो तो उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, यानी दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकता है, N2 प्लस O2 मिलकर NO बना सकता है और NO ब्रेक होकर N2 प्लस O2 बनाता है। ये रिएक्शन हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो इसको इसमें KC और KF बराबर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है सिद्धांत सिद्धांत डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स जो है वह लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई क्या कहलाता है? इसको हाइजेनबर्ग सिद्धांत बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। हाइजेनबर्ग क्या बोले थे कि किसी भी कण का स्पीड और पोजीशन एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता है, ये असंभव है, ये बोले थे। आप ही सोचिए कोई चीज गति कर रहा है, आप ही दौड़ रहे हैं, तो आपका क्या पोजीशन है और क्या स्पीड है एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता, यही बताए थे हाइजेनबर्ग। तो भाई ये तो सबको पता है कि कोई आदमी कोई चीज मूव कर रहा है तो वो तो सबसे पहले वो उसका कोई पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि मूव कर रहा है तो वो पोजीशन कहाँ से होगा, वो तो मूव करते जा रहा है, कहीं रुकेगा तब तो उसका कोई पोजीशन होगा। तो गति और पोजीशन एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जाता है, यह असंभव है, यही हाइजेनबर्ग दिए बताए थे। और इसी का एक सिद्धांत दिए थे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। एच जो होता है इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसका मान क्या होता है, एच का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है, या जूल पर हर्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है C6H14 के कितने उच्च चक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? इसके लिए समावयवी संभव है, इसके लिए हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर 9 तक, और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। जब देखिए जब भी कार्बन कार्बन एक कार्बन हो, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, एक कार्बन हो, ठीक है, या आपको 2 कार्बन हो, इथेन बोलते हैं 2 कार्बन, या प्रोपेन हो यानी 3 कार्बन हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन थे, इसका जो समअवयवी बनेगा समावयवी, जो जितना मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर जो संभव होगा, सिंपल यही कि कौन कौन सा अलग अलग स्ट्रक्चर संभव है, बस, ठीक है। ये वर्ड्स जो शब्द लिखा हुआ समावयवी से घबराइएगा नहीं, कितना अलग अलग इसका स्ट्रक्चर बन सकता है ये बता रहा है। तो 1 2 3 अगर कार्बन का यहाँ पे बात किया जाए तो आपको और आपको केवल इसका जो समअवयवी संख्या बनेगा वह 1 बनेगा, ओके, ठीक है। अगर ब्यूटेन, अगर 4 कार्बन की बात किया जाए, 4 कार्बन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, 4 कार्बन की बात किया जाए इसको समअवयवी संख्या 2 बनेगा। अगर हम लोग 5 कार्बन की बात करें तो जिसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं, इसका समअवयवी संख्या 3 बनेगा। अगर हम लोग 6 कार्बन की बात करें जिसका हम लोग समअवयवी जिसको हेक्सेन बोलते हैं, इसका समअवयवी संख्या 5 होता है। अगर 7 कार्बन की बात करें जिसको हम लोग हेप्टेन बोलते हैं, इसका समअवयवी संख्या कितना होता है, 9 होता है। अगर हम लोग 8 कार्बन की बात करें जिसको हम लोग ऑक्टेन बोलते हैं, इसका समअवयवी संख्या 18 होता है। और अगर हम लोग 9 कार्बन की बात करें जिसको हम लोग नोनेन बोलते हैं, इसका समअवयवी संख्या कितना होता है, 35 होता है। तो हम लोग का कार्बन 6 की 6 कार्बन की बात किया जा रहा है, तो 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर टेबल आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी में बना के आगे निकल जाइएगा, आपको सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। 9 कार्बन का कहीं कभी याद है कि 9 कार्बन का बताइए, तो 9 कार्बन का आपको बताना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा समयावयी। नेक्स्ट हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दोनों जनकों, ठीक है, दोनों जनकों का मतलब यहाँ पे हुआ कि मेल और फीमेल दोनों जनकों में रुधिर वर्ग ए बी है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर क्या हो सकता है, ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, नहीं तो ए बी हो सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ओ ए टोटल 4 जो होता है वह ब्लड ग्रुप होता है, टोटल 4 ही ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें ओ को सर्वदाता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, और ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं ए बी को, ओके। यह जो ब्लड ग्रुप है यह किसने दिया था, ब्लड ग्रुप हम लोग यहाँ पे चारों जो यूज करते हैं, यह ब्लड ग्रुप सबसे पहले किसके द्वारा, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा बताया गया था, कब, 1900 ईस्वी में, किसके द्वारा, 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा बताया गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूख लगने पर व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, क्या हो करता है, अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन क्या होता है, इसमें ऊर्जा संग्रहित होता है, क्या होता है, ऊर्जा संग्रहित होता है, और यह कहाँ पे, यकृत में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, यकृत में, और फिर जो हमारे मांसपेशिया के सेल होता है उसमें जो ऊर्जा का संग्रहित होता है। तो अगर हम लोग को भूख लगा रहेगा, लेकिन हमारे शरीर को चलने के लिए तो कहीं से ना कहीं से एनर्जी तो चाहिए ही, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहता है उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसी को क्या करता है, शरीर यूज करता है। और जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है तो हमारे शरीर में फैट जमा होता है,
उसको यूज करता है। याद रखिए क्या करता है, जो फैट यूज करता है। तो आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा अगर आप डाइट पे रहते हैं, भूखे रखते हैं और हल्का फुल्का खाना लेते हैं, तो आपका जो है चर्बी यानी फैट जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि उसको भूख के लिए जो शरीर है वो चर्बी को यूज करने लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। यह एक प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन क्या होता है, इसमें से कौन सा है, एक प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे कोलेजन एक प्रोटीन है, रेशम भी एक प्रोटीन है और इलास्टिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट कहाँ पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है लिम्फोसाइट। और ये क्या करता है, तो जो हमारे शरीर से शरीर के अंदर जो भी बीमारी प्रवेश करता है उस बीमारी को ये नष्ट करता है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। रुधिर प्लाज्मा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब क्या होता है, आयरन जो होता है ये सब पाया जाता है, लेकिन कॉपर जो होता है हमारे रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। रुधिर प्लाज्मा में जो हमारे ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें 90% प्रोटीन होता है। ठीक है, 90% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। इसमें 90% जल होता है, माफ कीजिएगा हम यहाँ पे प्रोटीन बोले हैं, थोड़ा सा 90% क्या होता है, जल होता है। इसमें 55 जो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में जो 90% क्या होता है, जल होता है। प्रोटीन 7% होता है, प्रोटीन 7% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। बोल है इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो जो होलोफाइटिक किसकी पोषण विधि है, तो यूग्लिना का जो है होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक का मतलब क्या हुआ कि अपना जो खाना है वो अकार्बनिक स्रोत से, अकार्बनिक स्रोत से यानी बिना केमिकल का वो अपना खाना बना रहे थे। यूग्लिना में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे क्या वो भी अकार्बनिक स्रोत से अपना खाना बनाते हैं। अकार्बनिक स्रोत मतलब क्या, वो सूर्य के प्रकाश से उनको हम लोग अलग से हम लोग केमिकल डालते हैं वो लगवाते हैं, लेकिन वो अपना भोजन या खाना वगैरह किससे बनाते हैं, तो वह अकार्बनिक यानी सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो उनके पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधे में एक क्रिया क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। किसके, क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये तो यूग्लिना क्लोरोफिल नहीं में नहीं पाया जाता है, यूग्लिना में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल की जगह पाया जाता है क्या, तो एंडोसिमियोसिस। क्या पाया जाता है, एंडोसिमियोसिस, एंडोसिमियोसिस पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह स्टेरॉइड स्रावित करता है, यह स्टेरॉइड स्रावित करता है। तो स्टेरॉइड कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय के अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का जो है ग्लूकागॉन का स्रावन होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, इंसुलिन का स्रावन होता है। और गामा कोशिका से सोमेस्टोएस्टेरोन, सोमेस्टोएस्टेरोन का स्रावन होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और एस्टेरॉइड से एस्टेरॉइड का भी स्रावन किससे होता है, तो वह अग्नाशय से ही होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एस्टेरॉइड क्या होता है, हमारे ग्रोथ को रोकता है। क्या बोलता है, ग्रोथ को प्रभावित करता है, वृद्धि को रोकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पित्ताशय क्या होता है। तो पित्ताशय जो होता है यकृत से जो पित्त निकलता है, इसी में पित्त जो है स्टोर होता है पित्ताशय में। 98 नंबर क्वेश्चन है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यह क्या करता है, पादप कोशिकाओं में वह श्वसन क्रिया में भाग लेकर और ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। केंद्रक क्या होता है, कोशिका नियंत्रक होता है, यानी कोशिका का कंट्रोल करता है। कोशिका नियंत्रक कौन होता है, तो यह होता है केंद्रक होता है। हरित लवक क्या होता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है, तो आरएनए और डीएनए दोनों होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु मतलब क्या होता है, वायरस होता है, और वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव दोनों होता है। सजीव प्लस निर्जीव दोनों होता है। जब यह किसी चीज के संपर्क में नहीं रहता है, बिल्कुल अलग रहता है, यानी निर्जीव वस्तु के संपर्क में रहता है तो निर्जीव फॉर्म में रहता है। जैसे ही मानव या जंतु के शरीर में आता है तो ये क्या होता है, वह सजीव बन जाता है। ठीक है, यह सजीव बन जाता है। अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है जो आपको जंतु और निर्जीव, जंतु और निर्जीव का कड़ी है, जंतु और निर्जीव का कड़ी है, तो वो होता है वायरस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, वायरस दोनों फॉर्म में होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारस में होता है। एक पायस में, ठीक है, ये पायस पूछ रहा है। पायस क्या होता है, पायस होता है जब दो द्रव को ठीक है, दो द्रव और द्रव का, द्रव प्लस द्रव के मिलने से जो कोलाइड विलयन बनता है, जो कोलाइड विलयन घोलक जो बनता है,
जो कोलॉइड विलयन बनता है उसके कण का आपको क्या पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है। परास मतलब क्या होता है, रेंज पूछ रहा है, रेंज आ गया तो उसके कण का आकार पूछ रहा था। यह होता है 1000 एंडस्ट्रम से 10,000 एंडस्ट्रम के बीच होता है, 10,000 एंडस्ट्रम के बीच होता है। और एक एंडस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एंडस्ट्रम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टोटल साइंस के क्वेश्चन था ये हमने बताया, हमने कोशिश किया कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका से आपको समझा सके। पता नहीं हम समझा पाए नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जहां भी कुछ कमी हो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छा से और डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करके एनिमेशन के थ्रू, फोटो के थ्रू, जैसे भी होगा वैसे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।